Hello everyone, how are you? I hope you are all very well and doing great work at your home, especially in physics, electricity, because आप मेरे साथ continue कर रहे हो अपना chapter 12 of electricity, is very important chapter of class 10th. Myself Hina and welcome to my channel. So today we will do the last topic of your chapter 12, which is heating effect of current. ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, एज वेल एज थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी हमने कंप्लीट किए हैं. तो अगर जिन्होंने नहीं देखे हैं, गो टू द चैनल, अदरवाइज आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you can go and check the videos. Okay, so let's start our last topic of this chapter, that is heating effect of current. Heating effect दिया किसने था? That is given by Joule. ठीक है, जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. लेट्स स्टार्ट दैट एक्सपेरिमेंट. उसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ. होता क्या है बच्चा, कैसे एक सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है वो बता देते हैं. उसका मेन रीजन बताते हैं आपको. देखिए, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं ना, तो उससे होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. पहले होनी चाहिए भाई, घर में करंट आना चाहिए. ये ना हो कि बिजली आ नहीं रही, आप स्विच ऑन ऑफ करके देख रहे हो कि मैडम ने कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट बताया है. नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली घर में होनी चाहिए. उसके बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा. क्यों? क्योंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. कहाँ से? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. आपने एक स्विच लगा रखा था जिसको आपने ऑन कर दिया. ठीक है, उससे क्या होगा, जो करंट जिस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर आपने क्या कर दिया, बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के. लेट्स अज्यूम कोई हम एक उठा लेते हैं, विच इज योर रोड. ठीक है, रोड जो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो आप. तो हमने क्या किया, एक रोड लगा रखी है बच्चा. ठीक है, इस रोड में क्या होती है, कॉइलिंग बनी होती है. आगे आप देखोगे ना तो कॉइल बनी होती है. वो कॉइल क्या करती है, वो कॉइल एक सोलेनॉइड टाइप का बना लेती है. बहुत सारे हम कॉइल्स को इकट्ठा कर देते हैं और उनको बंडल अप कर देते हैं. ज्यादातर आपने देखा होगा रोड होगा, या अगर आपने टोस्टर इस्तेमाल किया हो तो उसमें भी एक कॉइलिंग बनी होती है तार की. ठीक है, सोलेनॉइड्स बनाए जाते हैं. इनसे क्या होता है कि जैसे आप करंट प्रोड्यूस करते हो, चार्जेस एक पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं. तो भागने के बाद में ये जब कॉइल के पास आते हैं तो यहाँ पर बन जाता है रेजिस्टेंस. बहुत हाई रेजिस्टेंस बन जाता है, हाई रेजिस्टर्स बन जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है. और उसकी वजह से क्या होता है, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा और उसको रेजिस्टर्स रोक देंगे, करंट को क्या करेंगे रजिस्टर. अब यहाँ तो रजिस्टर रखा है, करंट पीछे से बहुत हाई अमाउंट में आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेटल इस्तेमाल की है. तो जैसे ही वो करंट आ रहा होगा, वो क्या करेंगे, उस रजिस्टर उस करंट को रोकना शुरू कर देंगे. ठीक है, जैसे ही वो करंट वहां आकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो अपीलियंस वहां पे क्या होगा, हीट अप होना शुरू कर देगा. ठीक है, जैसे ही वो हीट होगा, हम उसकी क्या कर लेते हैं, उसको एप्लीकेशन में यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल आयरनिंग कर ली हमने कपड़ों पे. ठीक है, या हमने ब्रेड को टोस्ट कर लिया. ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो क्या होता है, जितने भी चार्जेस इकट्ठा हुए थे, जितने भी करंट प्रोड्यूस हुआ था चार्जेस के थ्रू, वो क्या होने लग जाता है, रिलीज होना शुरू कर देता है और आपका अपीयरेंस धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है. समझ आया आपको? मेजर पॉइंट क्या है, आपने बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टर्स को यूज कर लिया, रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई लगा दी है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, एक पॉइंट पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है. जैसे ही वो अमाउंट ऑफ चार्ज एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बना देता है, हीट करना, प्रोड्यूस करता है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी चार्ज हैज सम पावर. उन सबके पास में क्या है, एनर्जी है. तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होनी शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादातर चीजें क्या चाहिए, रोड है उससे भी आपको हीट एनर्जी लेनी है ना. तो इनसे क्या होगी, हीट एनर्जी निकलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशन यूज करते हैं इसकी, आप रोड यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक रोड जो घर में पानी गर्म करने के लिए यूज होते हैं. आयरन को आप यूज करते हो, प्रेस. ठीक है, ऐसे ही आप टोस्टर इस्तेमाल करते हो. जितने भी चीजों में जहां आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, सो जूल ने एक्सपेरिमेंट दिया था आपको. उन्होंने ये कहा था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी एक रेजिस्टर में, जो अभी मैंने बताया कि एक रेजिस्टर आपने लगाया, उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 पॉइंट्स. ठीक है, 3 टर्म्स के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फर्स्ट इज स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर
आई स्क्वायर, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया रेजिस्टेंस के बराबर होती है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अभी बताऊंगी मैं तीनों टर्म को, डोंट वरी। थर्ड होगा टाइम फॉर द फ्लो ऑफ करंट। देखो बच्चा क्या बताया इसने, हीट प्रोड्यूस है ना, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कैसे कि हमारी जो हीट होगी, हम कितने अमाउंट ऑफ करंट उसको दे रहे हैं, उस पे उसके स्केयर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना करंट आएगा उतनी ज्यादा वो क्या होगी, प्रेस आपकी गर्म होना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे डिम लाइट होती है तो कम होती है प्रेस गर्म, या होती ही नहीं है। अगर बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा हो पीछे से तो अच्छे से प्रेस गर्म हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस कहते हैं जितना ज्यादा आप करंट को रोकोगे उतनी ज्यादा क्या बनेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। थर्ड टाइम फॉर द फ्लो ऑफ करंट, कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे आपने अभी भी प्रेस लगाई है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे स्टार्ट होती है ना, क्योंकि धीरे धीरे चार्जेस इकट्ठे होते हैं तो धीरे धीरे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन कितने समय तक आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप ज्यादा टाइम तक उसको इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे रोड के अंदर होता है, अगर आपको थोड़ा पानी गर्म करना हो तो कुछ मिनट्स के लिए यूज करते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी को इस्तेमाल करना होगा तो आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया आपको। जब हम तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं, यू गेट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पर हम ओम्स लॉ को अगर यूज करते हैं तो हमें ये दो और फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। सो आई क्या हो जाएगा बच्चा, V अपॉन आर। When we put this value here तो क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। v स्क्वायर r स्क्वायर क्यों है बच्चा, क्योंकि i का भी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, ठीक है। मल्टीप्लाई rt से करेंगे, जब ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से कट हो जाएगा, यू विल गेट द एक्सप्रेशन v स्क्वायर t अपॉन में r। अंडरस्टैंड। उसके बाद में हम एक और एक्सप्रेशन लिखा, देखो ये तो करंट की फॉर्म में है, आपकी हीट का फॉर्मूला। जब करंट आपको गिवन हो तो आप H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लगा देंगे। जब आपको करंट गिवन नहीं है, वोल्टेज डिफरेंस गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस भी आपको गिवन होगा डेफिनेटली। जब आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपको गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कैसे आएगा बच्चा, देखो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रखेंगे वैल्यू तो आई तो क्या है, 2 बार है, लेकिन यहाँ पर आई कितनी बार है, 1 बार। तो एक आई आर की जगह पे क्या रख दिया हमने, V रख दिया। लेकिन एक और पेंडिंग है ना, क्योंकि ये तो स्केयर है, हमारे पास तो सिंगल आर है, सिंगल आई है, तो क्या हो जाएगा, वी आई टी बन जाएगा। समझ आया आपको। ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। पिछले लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज आई थिंक एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं आपको। जो आप वोल्ट मीटर देखते हो बच्चा, अगर आपने कोई पिक्चर अगर वोल्ट मीटर की देखी है तो वो आपकी वोल्टेज ना, जो रेगुलेटर आपने घर में देखे हैं फ्रिज वगैरह के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको वोल्टेज रेगुलेटर या एसी के साथ में वोल्टेज रेगुलेटर कनेक्टेड मिलता है। कुछ डिजिटल फॉर्म में होते हैं, कुछ एनालॉगस फॉर्म में भी होते हैं। अगर वो एनालॉग है, क्या मिलेगी आपको, एक पॉइंटर मिलेगा, ठीक है। वो पॉइंटर क्या करेगा, वैल्यू को 0 से पिक करके पॉइंट को घुमाता रहेगा, ठीक है। उसमें आप देखोगे ना तो 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बना देती हूँ डिजाइन। इस तरह का वोल्ट मीटर होता है आपका, फ्रिज के साथ में आपको दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये जो अपीयरेंस होता है हाई पावर के होते हैं, है ना। तो पीछे से अगर करंट फ्लक्चुएट हो रही होगी तो उससे क्या होगा, फ्रिज के जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या दिया जाता है कि उसको एक वोल्टेज के ऊपर रेगुलेट किया जाता है कि इससे अगर ज्यादा पावर आ जाएगी तो जो आप यूज कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वोल्टेज को ना ज्यादा होने देते ना कम होने देते, ठीक है। अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपीयरेंस को क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा, ठीक है। सो जो वोल्ट मीटर या वोल्टेज रेगुलेटर या एमीटर, आप तीनों चीजों में कुछ भी ले लीजिए, उन सब में क्या यूज होगा, एक पॉइंटर इस्तेमाल होगा। वो पॉइंटर प्लस और माइनस के बीच में वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वोल्टेज क्या होगी, इस तरह से ये आपकी जो पिन होती है, पॉइंटर होता है, क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो ये छोटी सी टर्म थी जो प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी, सोचा कि आज बता देती हूँ। यहां तक समझ आया आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होता है पावर, आपको याद हो तो जब बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घर पे, तो इतनी लंबी सी जो वैल्यू आती है,
हम वो क्या देखते हैं कि कितनी पावर, कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है घर के अंदर, है ना। सो इलेक्ट्रिकल पावर टॉपिक पढ़ना तो बहुत जरूरी है। फिर लेट्स डू। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, ये कह लीजिए या आप ये कह लीजिए रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वो भी चलेगा। सो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है घर के अंदर, कितने समय में हुई है, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, दैट मीन्स कितना काम हुआ है, कितना करंट ने, चार्जेस ने, बेचारों ने काम किया है भाग भाग के, वो काम अपॉन में टाइम, कितने ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो हुआ है, वो वर्क डन हुआ है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, समझ आया आपको। वर्क डन इज रिटन बाय डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और टाइम होता है स्मॉल टी से। ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन क्या होता है बच्चा, टोटल काम कौन कर रहा है, चार्जेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां से कहां कर रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भाग रहे हैं। सो वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, दैट इज चार्जेस किसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर रहे हैं, दैट मीन्स क्यू इंटू में वी। क्यू क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जब करंट आएगा पीछे से तभी तो चार्ज चलेंगे ना। सो चार्जेस क्या होते हैं, आई इंटू में टी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। करंट क्या होता है, करंट होता है नंबर ऑफ चार्जेस किसी टाइम पीरियड के अंदर जब क्रॉस कर जाते हैं एक टर्मिनल को, दैट, तो वो क्या कहलाता है उसका करंट। दैट मीन्स करंट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। सो क्यू कितना हो जाएगा बच्चा, आई इंटू में टी। समझ आ गया। V एज इट इज लिखा है तो W क्या हो जाएगा, वी आई टी। ठीक है, हो गया W इज इक्वल्स टू वी आई टी। नाउ पावर के अंदर जब W की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी आई टी अपॉन में टी। टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, वी आई। अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें तो हमें और भी फॉर्मूलाज निकल सकते हैं। तो इसीलिए जब V की वैल्यू को हम पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू आई आर, सो आपको क्या मिल जाएगा, आई है हमारे पास एक आई आर आपने ऐड कर दिया तो कितना मिल गया, आई स्क्वायर आर। ऐसे ही अगर आप उसको करंट की फॉर्म में चेंज करने लग जाओगे तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। एक वी पहले ही और एक वी अपॉन आर आपने डाल दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये मैं इसीलिए आपको चेंज करके दिखा रही हूँ बच्चों, ताकि आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया हो, न्यूमेरिकल जिस अकॉर्डिंग आपको दिया, वही वैल्यूज को उस फॉर्मूले में पुट कर सके। ठीक है, इसीलिए आपको सारे फॉर्मूलेस एक बार दिमाग में जरूर रिवाइज रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ऊपर कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम किस तरह से पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करने, वो भी बहुत स्पीड से करने हैं। सो याद रखना बच्चों, अगर आपके दो रजिस्टर्स गिवन है किसी भी एक सर्किट के अंदर, सर्किट बना रखा, तो अगर आपको ये देखना है कि जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है उसमें कितनी पावर डिसिपिएट हो रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, पावर कितनी यूज हो रही है, तो वो निकालने का डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपके दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड है तो इस तरह का डिजाइन होगा, आपके पास में सर्किट इस तरह का होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकालोगे P1 अपॉन में P2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये ध्यान रखना R2 अपॉन R1 है। ठीक है, इस कम टू सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो इस तरह से कनेक्टेड होंगे रेजिस्टेंस, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं दैट इज R1 R2 और इनका डायरेक्ट प्लस करते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। सो इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस दोनों सीधे सीधे R1 और R2 की फॉर्म में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, हमारे R1 प्लस R2 कनेक्टेड होते हैं। सो पावर क्या हो जाएंगी बच्चा, देखो P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई स्केयर आर, यहाँ पे आई स्केयर R1 हो जाएगा, P2 कितना हो जाएगा, आई स्केयर R2 हो जाएगा, आई स्केयर से आई स्केयर कैंसल आउट हो जाएंगे, सो R1 प्लस R1 बाय में R2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। बस ध्यान ये रखना है, पैरेलल में क्या हो जाते हैं, R2 अपॉन R1 होते हैं और सीरीज में ये R1 अपॉन R2 होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बेटा, जिसमें आपके दो बल्ब हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर दोनों बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक वोल्टेज के साथ में कनेक्टेड होंगे, सो रेजिस्टेंस कितना होता है बच्चा, आपने अभी भी पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो R1 क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन में P1, क्योंकि जो पहला बल्ब है वो पावर कितनी डिसिपिएट कर रहा है, कितनी यूटिलाइज कर रहा है, दैट इज P1। सेकेंड जो बल्ब है दैट विल यूटिलाइज द पावर P2।
ठीक है। सो R1 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P1। ऐसे ही जो इस बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R2 विच इज V स्क्वायर अपॉन में P2। ठीक है, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं ना, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं हमारे रेजिस्टेंस, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो जो R होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वोल्टेज PV स्क्वायर अपॉन में टोटल जो पावर कंज्यूम हुई है इस पूरे सर्किट में, दैट इज V स्क्वायर अपॉन में P। अब हम इंडिविजुअल R1 की वैल्यू पुट कर देंगे और R2 की भी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट द कॉमन V स्क्वायर, दोनों साइड से क्या होगा, V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा, एंड यू विल गेट दैट फॉर्मूला ऑफ when two bulbs are connected in series, that is equals to 1 by P is equals to 1 by P1 plus में 1 by P2। समझ आ गया आप लोगों को। नाउ अगर हमारे पैरेलल में जुड़े हो बल्ब तो क्या होगा, देखो जब आपके दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो दोनों के ऊपर क्या है, ये पावर कंज्यूम करता है P1, ये पावर कंज्यूम करता है P2। इन दोनों को हमने क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया, विच इज V बैटरी वोल्ट मीटर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। आप जब इसमें रेजिस्टेंस निकालोगे दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन में P1। इस बल्ब का जब निकालोगे रेजिस्टेंस तो कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन में P2। ठीक है, अब दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में हम ये वाली यूज करते हैं फॉर्मूला। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 1 बाय R है ना, इसीलिए इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्विच हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो क्या हो गया, P अपॉन में V स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू R1 पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, और R2 के लिए ये वाला, इनको भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट उल्टा लटका देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से भी V स्क्वायर कॉमन और इन दोनों टर्म्स में से भी V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड से सेम है तो कट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा आपको, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस में P2। ध्यान रखना बेटा, जब सीरीज में होंगे तो हमारे इस तरह का आता है, 1 बाय की फॉर्म में आता है, विच इज जस्ट अपोजिट टू योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ऐसे ही जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो जो इसका एक्सप्रेशन आएगा दैट इज सिमिलर टू योर, जब आपके दोनों रजिस्टर किसमें कनेक्टेड होते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखोगे ना। चलिए एक पॉइंट और है जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना आ सकता है। तो बेटा आपने अभी तक पढ़ लिया कि जब दो रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या फॉर्मूले यूज करने हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या फॉर्मूले यूज करने हैं। एज वेल एज आपने दो बल्ब को सीरीज में भी जोड़ लिया, पैरेलल में भी जोड़ लिया और उनके फॉर्मूले भी निकाल लिए। लेट्स अज्यूम कि आपके पास सिर्फ एक ही बल्ब है, ठीक है, वो आपने डायरेक्ट एक वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करोगे। ये मैंने आपको पूरी एक्सप्रेशन निकालने दिखाई है, आपकी पूरी नहीं आएगी सॉल्व करनी, सीधी सीधी न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस को यूज करना होगा टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये जो बल्ब होगा बच्चा, ये P1 पावर कंज्यूम करता है, साथ में जो इसकी वोल्टेज है दैट इज V1। ठीक है, सो P1 इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन में R, ये अभी भी जूल्स के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। ऐसे ही अगर हम टोटल पावर कंज्यूम की बात करेंगे, वो किसके बराबर होगी, टोटल वोल्टेज V स्क्वायर अपॉन में R, जो इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, याद रखना बच्चा, जो अगर आइडियल वोल्ट मीटर होते हैं ना तो उनकी कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं होती, वो जीरो रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, लेकिन हमारे अपीयरेंसेस क्या होते हैं, आइडियल नेचर में काम नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, चाहे बनाने में इम्परफेक्शंस कह लीजिए या फिर कनेक्शंस में कह लीजिए, तो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी। ठीक है, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का है उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। सो जब आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू P अपॉन में P1, वैल्यूज पुट करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो एक कट हो जाएंगे, यू विल गेट P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में V1 स्क्वायर। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर। जब आप इन दोनों को इकट्ठे लिखेंगे आमने सामने तो आप क्या करेंगे, P1 की वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, टोटल जो पावर कंज्यूम होती है किसी सर्किट में व्हेन ए बल्ब इज कनेक्टेड, तो क्या फॉर्मूला लगता है, V टोटल वोल्टेज अपॉन में जो वो अपीयरेंस है उसकी वैल्यू, उसकी वोल्टेज की वैल्यू का होल स्क्वायर इनटू में P1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बल्ब यूज किया, आप चाहे तो यहाँ पे कोई और भी चीज यूज कर सकते हो, फैन लगा सकते हो, यहाँ पे AC लगा सकते हो, कुछ भी, फॉर्मूला आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको उनकी वैल्यूज को यहाँ पुट डाउन करना है, यू विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है, टोटल आपका जो जूल्स लॉ है यही खत्म होता है। अब आते हैं आपकी यूनिट्स के ऊपर। ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चा जूल होती है, जूल के नेम पे ही दी गई थी। उसके बाद ऐसे यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे दैट इज इन वॉट।
ठीक है, किलो वॉट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो अगर आप छोटे छोटे बल्ब की बात करते हो तो वॉट फॉर्मेशन में चलते हैं, वॉट की फॉर्म में चलते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप बड़े अपेलेंसेस की बात करते हो, एसी की बात करते हो या आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हो, तो क्या होता है मैक्सिमम पावर वॉट की यूज करते हैं, किलो वॉट्स में उनकी यूनिट भी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, दैट इज इन किलो वॉट। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर की अगर आप बात करेंगे, जब यूनिट कन्वर्जन करेंगे इनटू, जब आपको पावर और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना होगा, तो आप इस फॉर्मूले को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1000 किलो मतलब 1000 वॉट इन 1 आवर। ठीक है, एक आवर में इतने 1000 का जो अपीयरेंस होगा वो कितने जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ओके, समझ आ गया। नाउ एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इनकी जो हमने इतना बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, ये आपका 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जो आपके 1 मार्क के रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा, वो इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन हम हीट बेस्ड के कुछ देखते हैं, अपीयरेंसेस जो हम घर में यूज करते हैं, जिसमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन हो गया, हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, रूम हीटर हमने इस्तेमाल कर लिया है। सो इनके अंदर क्या होता है बेटा, मैंने आपसे पहले भी बताया था, एक कॉयल को इस्तेमाल किया जाता है ना, अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया था। सो उसमें क्या होता है, हम हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को अप्लाई कर लेते हैं, तो हमें एक ऐसी मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जिसकी हम रोड बनाएंगे, एक ऐसी मेटल की कॉइलिंग बनाएंगे जो कि क्या होनी चाहिए, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, सो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, योर अलॉय विच इज़ नाइक्रोम। नाइक्रोम के अलॉय को यूज़ किया जाता है, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, जब उसका कनेक्शन देना होता है, क्योंकि आपको पता है, आपको होगी कि मैडम वहाँ तो हीट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन पीछे वायर तो नहीं चलती, प्रेस होती है, प्रेस में नीचे बेस तो उसका गर्म हो जाता है, लेकिन वायर तो गर्म नहीं होती, क्योंकि बेटा जो नीचे की प्लेट होती है दैट इज मेड अप ऑफ योर नाइक्रोम अलॉय की बनती है, लेकिन जो वायर होती है ना आपकी, वो कॉपर मेटल की होती है। ठीक, अब कॉपर से क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और जो आपकी नाइक्रोम का अलॉय है वो क्या करेगा, उस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को हाई रेजिस्टेंस वैल्यू देगा, जिसकी वजह से वहीं पे वो करंट क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू कर देगा, और आपकी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ आया आपको। के बेस पे भी कुछ एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल बल्ब हो गया, है ना, ट्यूब्स होगी इलेक्ट्रिकल, उन जिसमें आपको क्या इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन की मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वो फिलामेंट जो बना होता है उसके अंदर, जनरली बच्चे उसको तोड़ के उस फिलामेंट को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्प्रिंग बेस्ड होता है, पतली सी क्या बनाई जाती है, टंगस्टन को हम क्या करते हैं, घुमा घुमा के क्या बना लेते हैं, हाई कोयलिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इकट्ठा हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। देखो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी, नो डाउट, बट हमें इसका मेन फंडा क्या चाहिए, हाई लाइट आपको ज्यादा मात्रा में मिल सके। लेकिन एक चीज और है कि हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि वो लाइट इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाए कि वो फ्यूज हो जाए बल्ब, है ना। तो जो टंगस्टन मेटल होती है ना बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स वो इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी, मेल्ट होना शुरू करेगी। लेकिन जनरली जो हमारे अपीयरेंसेस होते हैं, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो इतने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच ही नहीं पाती, तो इस वजह से ये अपीयरेंस क्या होता है, जल्दी से फ्यूज नहीं होता। ठीक है, अगर आप किसी बल्ब को बहुत ज़्यादा टाइम तक भी जला लेते हो तो भी वो इतनी डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता है, इस वजह से हम इस मेटल को यूज़ करते हैं। कौन सी मेटल बताई मैंने, टंगस्टन मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और क्या होता है, इसकी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ये अपीयरेंस लाइट प्रोड्यूस करेगा और फ्यूज भी नहीं होगा। नेक्स्ट कम तो प्रोटेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन। देखो हीटिंग के अंदर हम ऐसे भी अपीयरेंसेस को यूज करते हैं जो हमारे ओवरऑल जो घर का सर्किट होता है ना, उसको फ्यूज होने से बचा लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज, है ना। घर के स्टार्टिंग में क्या यूज किए जाते हैं, कुछ एमसीबी डाली जाती है, फ्यूजेस डाले जाते हैं, ताकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट घर में आ जाए तो उससे क्या होगा, पहले दूसरे एप्लीकेशन जो जितनी भी आपने अपीयरेंसेस यूज कर रहे हैं घर में, वो सब क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। सिर्फ वो क्या होगी, एमसी खराब हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा। सुना है ना आपने, फ्यूज उड़ गया है,
तो उससे क्या होता है, बहुत सारी पिक्चर्स में भी दिखाया जाता है, जैसे हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता है वैसे ही फ्यूज गायब हो जाता है। तो ये आपने फ्यूजेस की टर्म बहुत बार सुनी है ना। फ्यूजेस होते हैं ना बच्चा, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अगर हम अपने डोमेस्टिक पर्पसेस में बात करें तो 1A 2A 3A इस तरह से फ्यूजेस लगाए जाते हैं। एक कोर होता है आपका, उसके अंदर एक सिंपल सी वायर होती है और वो वायर किसकी बनती है, एक अलॉय से बनते हैं विच इज मेड अप ऑफ टिन और लेड को क्या करते हैं हम इसमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर ज्यादा करंट पहुंच जाएगा तो तुरंत मेल्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। हाई रेजिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ अगर करंट आएगी तो उसको क्या करेंगे, ये रोकने की कोशिश करेंगे। रोकेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हमें पता है कि क्या होते हैं, ये लो मेल्टिंग बेस पे काम करते हैं। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होना शुरू कर देंगे, मेल्ट होना शुरू कर देंगे और आगे करंट को, एक्सेस करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है। समझ आ गया? इनकी जो डायमीटर होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो अगली वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, प्रीवियस पेपर से उनको उठाएंगे और सिर्फ आपके लिए उनको सॉल्व करेंगे। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिएगा और साथ में हम कोशिश कर रहे हैं बच्चा आपके मैथ्स की कुछ चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने की। सो जिन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं किया, गो टू द चैनल एंड लिंक आई विल अटैच ऑल्सो, और अपने चैनल पे जाइए और प्लीज उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपकी जो मैथ्स के बेसिक फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। और हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी में जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से खाइए और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।